व्हाट्स अप गाइस, इट्स सुपर स्वैगी साइनिंग इन। और यार स्वागत है तुम्हारा डेली फुटबॉल न्यूज के एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में। क्या मतलब शर्म भी नहीं है डेली फुटबॉल बोलते हुए? डेली फुटबॉल नहीं चल रही है, मुझे पता है। थोड़ी सी गाड़ी ट्रैक से हट के खेत में जा लगी थी, तो ना वापस ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है। यू कैन बेयर विथ इट। खैर यार, इसी के साथ आते हैं अपने सबसे पहले फुटबॉल अपडेट की तरफ, जो कि हमेशा की तरह कंट्रोवर्शियल ही है। एंड यार देखो, मैंने अपने पिछले ही वीडियो में तुमसे बात करी थी कि इंडियन फुटबॉल पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी रही है, खासकर अपने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को लेकर। चाहे तुम पिछले इस सीजन में रेफरिंग डिसीजंस के तुम बथेड़े एग्जांपल्स ले सकते हो, जिनमें भाई बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए गए। एंड उसमें तुम डिसिप्लिनरी कमेटी को भी जोड़ सकते हो, जो पता नहीं कौन सा गांजा मार के डिसीजंस लेती है। खैर, अगर इस बार की अगर बात करें कि नया झोल इन्होंने क्या क्रिएट करा है, तो तुम्हें ऑलरेडी याद होगा कि केबीएफसी और मुंबई सिटी एफसी, ये दोनों का एक मैच था। बहुत समय पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है। पिछले महीने अभी मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर्स का मैच हुआ था, जिसमें एक सीन हुआ था जहां ग्रिफिथ ने प्रबीर दास को एक्चुअली चोक होल्ड कर लिया था। एंड उस मैच में गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड टोटल 9 येलो कार्ड और 2 रेड कार्ड बाहर निकले थे रेफरी के पॉकेट से। बट ऑल अराउंड दिक्कत कहां आई, तो इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ने के कारण एक जहां सीन हो गया था, जहां प्रबीर दास एक्चुअली मुंबई सिटी एफसी के एक प्लेयर को उठाने की कोशिश कर रहा था, एंड जो रेफरी था उसने प्रबीर को रोकने की कोशिश की। एंड उस सीन में तुम एक्चुअली देख सकते हो कि प्रबीर और रेफरी के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट को मद्देनजर रखते हुए एआईएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी ने 3 मैच का बैन लगा दिया प्रबीर दास के ऊपर। अब देखो, 2 मेन क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये चीज सही हुई? देखो यार, मेरी अगर मानोगे तो यहां 3 जोन्स बनते हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे। सिंपल सा हिसाब है। ब्लैक वाले बोलेंगे कि प्रबीर दास ने गलत करा, व्हाइट वाले बोलेंगे कि प्रबीर दास को जो चोक होल्ड करा गया था बाय ग्रिफिथ, वो कैसे आपने इग्नोर कर दिया। और ग्रे जोन, जहां मैं एक्चुअली अपने आप को मानता हूं कि देखो यार, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, जो कि रियलिटी है। एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जहां प्रबीर दास को होल्ड करा गया, चौक होल्ड वाली सिनारियो थी। एक और सिनारियो थी जहां एक्चुअली उसने जो वहां का रेफरी था उससे झड़प करी है, उससे हाथापाई भी की सीन हुई है। तो तुम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड क्योंकि फीफा में एक स्पेशली रूल होता है कि प्लेयर रेफरी से नहीं लड़ सकता है। अगर हाथापाई पे रेफरी से अगर हाथापाई हुई, प्लेयर को 3 मैच के लिए बैन करा जाएगा। अब इसमें तो इतना कंफर्म है कि बैन तो होना तय था प्रबीर दास का, बट क्या ये सही था? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा हार्श डिसीजन था, बट रूल्स के मुताबिक ये सही डिसीजन था। एंड प्रबीर दास को अगर लिया गया तो ग्रिफिथ को इग्नोर करना बहुत गलत चीज है, बिकॉज चोक होल्ड आप नहीं कर सकते हो। हमने 2 सीजन लगातार प्रीमियर लीग में देखा कि 2 जो प्लेयर्स जिन्होंने चोक होल्ड करा था, चोक स्लैम मारने की कोशिश करी थी, एक तो कासेमीरो था और दूसरा का भी पर्टिकुलरली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमने देखा कि दोनों को 3 मैच का बैन झेलना पड़ा था। तो क्योंकि ग्रिफिथ ने भी चोक होल्ड करा था, उसको बख्श देने का डिसीजन मुझे समझ में पर्टिकुलरली तो नहीं आया। बट यार, डिसिप्लिनरी कमेटी अलग ही गांजा मार के डिसीजंस लेती है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि वो जो एक पर्टिकुलर सीन को इग्नोर करा गया। देखो, प्रबीर दास के बैन के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बिकॉज जितने भी रूल्स हैं वो ही उस पॉइंट को प्रूव करती हैं। बट ग्रिफिथ के बैन के ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि वो एक डिसीजन गलत है। ग्रिफिथ को भी बैन मिलना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। खैर, तुम्हारा क्या मानना है इस पूरे सिनेरियो पर, तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। यार, इसी के साथ आते हैं अपने 666th अटेम्प्ट ऑफ टेकिंग एम्बापे टू रियल मैड्रिड सागा पर। एंड यार, मुझे भी नहीं पता कितने बथेड़े बारी मैंने इस टॉपिक पर बात कर लिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ये टॉपिक हर महीने उंगली करने आ ही जाती है। द थिंग इज, अब तुम्हें एक चीज तो समझ में आ रही होगी रिपोर्ट्स देखकर, टीवी न्यूज देखकर, कि भाई एम्बापे पर क्वेश्चंस उठने लगे हैं। एंड ये चीज तब ज्यादा बढ़ गई जब एम्बापे घोस्टेड हो गया अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड और पीएसजी अपने होम पर न्यूकासल से पिट गई। अब द थिंग इज, तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि फ्रांस के फैंस में बहुत ज्यादा यूनिटी है। अब मेरा यहाँ यूनिटी से मतलब क्या है? देखो, फ्रांस का अगर एक भी प्लेयर अगर एक मैच में बुरा परफॉर्म कर जाए, पूरे फ्रांस की जितने भी फैन बेस है सब मिलकर उसको गाली देना शुरू कर देगी और तुरंत बोलेगी कि भाई ये बिक चुका है, इसको अपने टीम से बाहर करो।
ये उनकी यूनिटी होती है। एंड ऐसे में सेम बैकलैश एम्बापे को भी झेलना पड़ा, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि भाई उसका रियल मैड्रिड के साथ अभी चक्कर चल रहा है एंड पीएसजी को छोड़ने की बातें चल रही थी। तो ऐसे में अब फ्रांस की जो मीडिया थी, जो फ्रांस के जितने भी फैंस थे, उन्होंने एम्बापे को गाली देना शुरू कर दिया आफ्टर न्यूकासल यूनाइटेड की हार। तो अब ऐसे में कल जो एक न्यूज आती है, जो मार्सा ने एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करी कि भाई एम्बापे अपनी जो पीएसजी की जो 2022 के एक्सटेंशन है उसके बाद की जो हालत चल रही है उससे खुश नहीं है एंड वो अभी रिग्रेट करता है 2022 के एक्सटेंशन को एंड वो किसी भी हालत में अगले सीजन फ्री एजेंट बनकर रियल मैड्रिड आना चाहता है। अब देखो यार, इस बात में दो चीजें तुम्हें समझ में आती है कि एम्बापे गुस्सा है पीएसजी को लेकर, जो कि रीजन भी समझ में आता है, बट इसके साथ एक मेन क्वेश्चन उठती है कि आखिर कोई भी फ्रेंच मीडिया इस चीज को क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही है। बिकॉज अगर तुम ले क्विप की बात करोगे, ले पेरिजियन की बात करोगे एंड जो सबसे ज्यादा एम्बापे की चाटते हैं मुंडो डेपोर्टिवो, उन्होंने भी एक्चुअली इस एक पॉइंट पर कमेंट करने के बारे में 1% जरूरत नहीं की है। एंड ये चीज सीधा सीधा क्वेश्चन उठाती है कि क्या ये न्यूज सही है। बिकॉज देखो यार, मार्सा की सारी रिपोर्ट सही नहीं होती है, मैं खुले दिल से बोलता हूं, एंड सिर्फ यही पॉइंट के क्वेश्चन उठाती है कि क्या ये न्यूज में पूरी 100% क्लैरिटी है। तो देखो यार, अगर तुम मेरी मानोगे तो दाल में कुछ काला तो है, बिकॉज धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। एंड तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि एम्बापे पीएसजी से खुश नहीं है, बट क्या इस लेवल का खुश नहीं है कि अपना 2022 का एक्सटेंशन रिग्रेट कर रहा है। ये चीज एम्बापे के तरफ से ना तो कोई स्टेटमेंट आई है, ना पीएसजी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, ना तो फ्रेंच की किसी भी मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट करा है। तो ऐसे में एक चीज समझ में आती है कि ये थोड़ा सा हवा वाला कहानी है, बट थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें तुम्हें दिख जाती है। एंड अगर तुम मेरी पर्सनली मानोगे तो देखो यार, 2024 में रियल मैड्रिड एम्बापे के लिए तो जा रही है, वो चीज तो कंफर्म है। अब क्या रियल मैड्रिड आता है एम्बापे, क्या नहीं आता है, तुम रहोगे मैं रहूंगा देखने के लिए, अपन तो रहेंगे इस चीज को कवर करने के लिए। बट अब अगर करंट सिचुएशंस की बात करोगे ना, मेरे हिसाब से इट्स 70 to 80% कंफर्म कि अगले साल एम्बापे रियल मैड्रिड आ रहा है। आते इसी के साथ अपने सेकंड अपडेट पर, जो कि है हुलियन अल्वारेज को लेकर, जो कि रियल मैड्रिड में आने की अभी थोड़ी सी बातचीत चल रही है। एंड यार देखो, ये स्पेकुलेशंस उठे कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिकॉज ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें समझ में आएगी कि यार एकदम से कैसे जाग गई अंडरटेकर की तरह ये न्यूज कि यूलियन अल्वारेज मैन सिटी को छोड़कर रियल मैड्रिड आ रहा है, वो भी तब जब मैन सिटी में उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है। एंड मैन सिटी क्या सच में यूलियन अल्वारेज को बेचना चाहिए रियल मैड्रिड को? देखो एक चीज, एक सिनारियो तुम समझो, पूरा एक हिसाब किताब क्या है। मैन सिटी हालैंड को टॉप पर रखना चाहती है, जो कि बिल्कुल झूठ बात नहीं है। एंड उसका रीजन भी तुम्हें समझ में आता है कि हालैंड ने जिस प्रकार पिछले सीजन परफॉर्म करा है एंड सीधे सीधे इस साल के बैलन डी'ओर का रनर अप हो गया जस्ट बिलो मेसी, तो तुम्हें समझ में आता है कि हालैंड इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। तो उस कंडीशंस में मैन सिटी हालैंड को ऊपर रखना चाहती है एंड इस चीज में रोड़ा बन रहा है यूलियन अल्वारेज। देखो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूं कि मुद्दा क्या है। यूलियन अल्वारेज क्योंकि मैन सिटी में बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है उस 9 नंबर के अंदर। एंड देखो यार, हालैंड और यूलियन अल्वारेज में मेन डिफरेंस ये है कि हालैंड एज अ 9 नंबर ही खेल सकता है, लेकिन यूलियन अल्वारेज को तुम 9 नंबर, 10 नंबर, फॉल्स 9 नंबर, भाई तुम किसी भी नंबर पे उसको खिला सकते हो। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यूलियन अल्वारेज के साथ। बट क्योंकि मैन सिटी अभी हालैंड को फेवर बहुत ज्यादा करना चाहती है, यूलियन अल्वारेज के लिए प्लान्स पेप गार्डियोला के फिक्सेटेड नहीं समझ में आते हैं। एंड ऐसे में बीच में सिनारियो में आ जाती है रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड को एज अ 9 नंबर चाहिए जो एज अ 10 नंबर भी खेल सकता है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा चीज जो आ जाता है दिमाग में रखने वाली चीज है कि रियल मैड्रिड तो बेट मारेगी ही मारेगी यूलियन अल्वारेज के लिए। बिकॉज जिस पैसे में 80 मिलियन की बिड मारने वाली है रियल मैड्रिड अभी यूलियन अल्वारेज के लिए, इतना तो कंफर्म है भाई। जिस पैसे में 10 नंबर अच्छे खासे साइन नहीं होते, उस पैसे में एक 9 नंबर प्लस 10 नंबर साइन हो जाए तो फिर दिक्कत किस बात की है भाई? क्या दिक्कत आ रही है तुम मुझे बताओ ना। द थिंग इज रियल मैड्रिड तो नजर में आ रही है यूलियन अल्वारेज के लिए, बट मेन क्वेश्चन इज क्या हालैंड के लिए इतनी ज्यादा प्रो हो चुकी है मैन सिटी की भाई यूलियन अल्वारेज को वो देख ही नहीं रहे, पूरा बेचने की ही कंडीशन में है। ये चीज, इस पॉइंट पर ध्यान देना
बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगले विंटर ट्रांसफर विंडो या फिर अगले समर ट्रांसफर विंडो में। खैर इसके साथ आते हैं मैच रिव्यूज के सेक्शन पे। एंड दो जो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं आज, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड का एंड सेविया वर्सेस रियल मैड्रिड का, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। बिकॉज द थिंग इज, पहला जो मैच अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और शेफील्ड यूनाइटेड की हम लोग बात करें तो भाई एरिक टेन हाग पे प्रेशर तो बहुत तगड़ा है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि डिफेंस में हमारी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ज्यादा पिटी हुई दिखी है। एंड एक चीज तो तुम्हें समझ में आएगा कि डिफेंस में प्लेयर्स जितने भी हैं भाई कम पड़ रहे हैं। एंड ऐसे में कासिमीरो का इंजर्ड हो जाना, वो चीज एक अलग से इस घाव पर नमक छिड़कने वाली कहानी हो जाती है। अब ऑल्दो तुम्हें पता है कि कासिमीरो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट एरिक टेन हाग यूज ही नहीं कर पा रहा है सही से कासिमीरो को। ये चीज मैं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा। द थिंग इज, कासिमीरो का इंजर्ड हो जाना इस डिफेंस पे बहुत बड़ी पिटाई है। बट देन अगेन प्रेशर जो होगा वो माउंट प्लस अमराबात, ये दोनों पे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है जे डिफेंस के मायने में अगर तुम सोचोगे तो। अगर अटैक में तुम सोचोगे तो मार्कस राशफोर्ड पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज इंटरनेशनल में उसने अच्छा परफॉर्म करा है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा परफॉर्म करना भाई मैं तो दिल से देखना चाहूंगा अपने राशि बॉय को अच्छे से परफॉर्म करते हुए। बट वही है कि यार प्रेशर बहुत ज्यादा है उस पर इस बार इस मैच में परफॉर्म करने के लिए। ब्रूनो की बात करोगे, ब्रूनो पर प्रेशर है बट इतना ज्यादा नहीं है जितना मार्कस राशफोर्ड पर है। एंड हॉयलैंड पर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, बिकॉज हॉयलैंड का सबको पता है कि भाई वो कर जाएगा क्लिक किसी भी तरीके से अगर उसको उसके फेवरेबल सिचुएशंस मिल गई तो। एंड एरिक टेन हाग पर प्रेशर है कि भाई आज की डिफेंस उसको किसी भी तरीके से संभालनी पड़ेगी। बिकॉज द थिंग इज, अगर आज की डिफेंस पिटी शेफील्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठने वाले हैं एरिक टेन हाग के परफॉर्मेंस के ऊपर। यार आज का मेरा जो प्रेडिक्शन है कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड निकाल लेगी, पिछले मैच वाली कहानी नहीं होगी, बिल्कुल ही 92-48 वाली कमबैक कर रहे हैं, आराम से जीत जाएगी शेफील्ड यूनाइटेड से। अगर नहीं जीतती है दिक्कत वहां खड़ी होने वाली है। खैर इसी के साथ अपने दूसरे मैच प्रीव्यू पर आते हैं जो कि रियल मैड्रिड और सेविया के अगेंस्ट भाई डिफेंस फियास्को बोलूंगा भाई। बिकॉज देखो यार, एक तो रियल मैड्रिड के हमारे डिफेंडर्स अलाबा वापस आ चुका है। एंड क्योंकि अलाबा वापस आ गया तो अब चुआमेनी को एज अ सेंटर बैक और एज अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर डबल रोल नहीं प्ले करना पड़ेगा। बट जिस चीज पर आज सबसे ज्यादा नजरें होंगी वो होंगी हमारे द मिस्टर 92-48, हमारे दी एल कैपिटानो सर्जियो रामोस की मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड। भाई बहुत ही इमोशनल कमबैक होने वाला है, बहुत ही इमोशनल रीयूनियन होने वाला है आज। एंड मैं पर्टिकुलरली उसी रीयूनियन के लिए इस मैच को देखने वाला हूं। बाकी रियल मैड्रिड जीते अच्छी बात है, हार भी जाएगी तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अभी इस पॉइंट टेबल पर अगर तुम उठाकर देखोगे तो। खैर यार दोनों ही मैच में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड की विक्ट्री, रियल मैड्रिड की विक्ट्री एंड सर्जियो रामोस की एक तगड़ी परफॉर्मेंस डिफेंस में। इस पर तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार आज की पंचायत को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और टॉपिक पर। इट्स योर बॉय शगी साइनिंग आउट।